हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। सबसे पहले जल्दी से समझते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी और तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जिसको ट्यूबरकल बैसिलाई भी कहते हैं, से होती है। Now look at this figure. टीबी का जो लीजन या जो घाव होता है उसको ग्रैनुलोमा कहते हैं। सो टीबी इज अ क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस डिसीज। ये बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों यानी कि लंग्स पर हमला करता है। इससे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है। अगर ये बैक्टीरिया लंग से बाहर दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि बोन्स, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इत्यादि, तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। कई बार ट्यूबरकुलोसिस काफी घातक भी हो सकती है, जिसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूबरकल बैसिलाई ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। अब बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की। ये एक रॉड शेप्ड एरोबिक बैक्टीरिया है जो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है ना। इस बैक्टीरिया की सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये 5 मेन टिश्यू लेयर्स का बना होता है। सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, फिर रैबिनोगैलेक्टान, उसके ऊपर माइकोलिक एसिड, और जो आउटरमोस्ट लेयर है उसे कहते हैं कैप्सूल। इस कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर और स्पेशली माइकोलिक एसिड लेयर की वजह से एंटीबायोटिक्स, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरियल सेल के अंदर घुस नहीं पाते और इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में काफी समय लगता है और साथ ही साथ मल्टी ड्रग थेरेपी को भी यूज करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही मेनली ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। ये बहुत ही एफिकेशियस हैं और इनकी टॉक्सिसिटी भी कम है। सेकेंड लाइन ड्रग्स को रिजर्व ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है। इनकी एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी कम होती है और टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। इन ड्रग्स को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नाउ फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन ड्रग्स को याद रखने के लिए निमोनिक्स है राइट्स, RIPES। ये सारी ड्रग्स ट्यूबरकुलोसाइडल है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल कर देती हैं, एक्सेप्ट एथेम्ब्यूटोल। एथेम्ब्यूटोल ट्यूबरकुलोस्टैटिक है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मार नहीं सकता है। देन सेकेंड लाइन ड्रग्स आर एथियोनामाइड एंड प्रोथायोनामाइड। प्रोथायोनामाइड को एथियोनामाइड की जगह यूज किया जा सकता है। देन साइक्लोसेरीन एंड टेरिजिडोन। टेरिजिडोन के स्ट्रक्चर में साइक्लोसेरीन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और टेरिजिडोन को साइक्लोसेरीन की जगह भी यूज किया जा सकता है। देन पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड इन शॉर्ट पास। देन फ्लोरोक्विनोलॉन्स, नेमली ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यहाँ पर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। देन इंजेक्टेबल ड्रग्स, ये अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि कैनामाइसिन, एमिकेसिन। अब बारी बारी से इन सभी ड्रग्स की फार्माकोलॉजी को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। पहली ड्रग है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन इज बैक्टीरिसाइडल
ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मार देती है। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन माइकोबैक्टीरिया के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इस एंजाइम के इनहिबिट होने से बैक्टीरिया में आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाते, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। Now, another very important thing with regards to rifampicin acts both on intracellular as well as extracellular bacilli. रिफैम्पिसिन सभी बैसिलाई पे एक्ट करता है, चाहे वो बैसिलाई किसी सेल के अंदर हो या फिर वो बैसिलाई यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसी सेल के बाहर हो। सो इट एक्ट्स ऑन इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब पढ़ते हैं रिफैम्पिसिन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स। रिफैम्पिसिन इज वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, पर खाना खाने के साथ लेने पर रिफैम्पिसिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसीलिए रिफैम्पिसिन को खाली पेट लेना चाहिए। Then rifampicin is lipid soluble. It is a lipophilic drug. It is widely distributed in all body tissues and fluids. ये cerebrospinal fluid में भी पहुंच जाता है। देन लीवर में रिफैम्पिसिन का मेटाबॉलिज्म होता है और इसकी हाफ लाइफ 2 to 5 आवर्स है। रिफैम्पिसिन का मेन एक्सक्रीशन फीसस में होता है और कुछ रिफैम्पिसिन यूरिन में भी एक्सक्रीट होती है। अब पढ़ते हैं रिफैम्पिसिन की ड्रग इंटरैक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, रिफैम्पिसिन माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है, जो कि साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। Now, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ने से कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जैसे कि वॉरफेरिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फेनिटोइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिफैम्पिसिन। हेपेटाइटिस रिफैम्पिसिन का मेजर एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा रिफैम्पिसिन का कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट्स है बॉडी फ्लूइड्स का कलर चेंज होना। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि यूरिन, सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, इनका कलर बदल जाता है। इन फ्लूइड्स का जो रंग है वो ऑरेंज रेड टू ऑरेंज हो जाता है ना। ये एक हार्मलेस एडवर्स इफेक्ट है, पर पेशेंट को इसके बारे में पता होना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट घबरा सकता है। इसके अलावा रिफैम्पिसिन के कुछ माइनर रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि क्यूटेनियस सिंड्रोम यानी कि एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू स्किन, जैसे कि फ्लशिंग, स्किन का रेड होना, प्रूराइटिस यानी कि खारिश होना, देन फ्लू लाइक सिंड्रोम जैसे कि चिल्स, फीवर, हेडेक, देन एब्डोमिनल सिंड्रोम जिसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ रिफैम्पिसिन। और रिफैम्पिसिन एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सीलेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। नाउ दूसरी ड्रग है आइसोनियाजिड। नाउ रिफैम्पिसिन की तरह आइसोनियाजिड भी एक एक्सीलेंट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। Chemically, isoniazid is isonicotinonic acid hydrazide, in short INH. ये ड्रग भी ट्यूबरकुलोसाइडल है। अब स्टडी करते हैं आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, माइकोलिक एसिड माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाउ आइसोनियाजिड इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। नाउ आइसोनियाजिड एक प्रोड्रग है, यानी कि ये एक एक्टिव ड्रग नहीं है। आइसोनियाजिड बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचती है और वहां पर माइकोबैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम आइसोनियाजिड को एक रिएक्टिव मेटाबोलाइट N-एसिटाइल आइसोनियाजिड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ N-एसिटाइल आइसोनियाजिड NAD से
बाइंड करती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया के INHA जीन और CAS-A जीन को इनहिबिट करता है। ना ये दोनों जीन्स माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इन जीन्स के इनहिबिट होने की वजह से माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता। दूसरी तरफ N-एसिटाइल आइसोनियाजिड NADP से भी बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जो कि बैक्टीरियल डायहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। नाउ इस एंजाइम के ब्लॉक होने से बैक्टीरिया में फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता और उसी की वजह से फिर डीएनए भी सिंथेसाइज नहीं हो पाता। तो इस तरह आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड और बैक्टीरियल डीएनए की सिंथेसिस को रोककर ये ट्यूबरकुलोसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। Now another very important characteristic feature of isoniazid, rifampicin की तरह isoniazid भी intracellularly as well as extracellularly दोनों जगह पर एक्ट करती है। Then pharmacokinetics of isoniazid. Isoniazid is completely absorbed orally. It is widely distributed in all body tissues. लीवर में आइसोनियाजिड का मेटाबॉलिज्म होता है। इसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन से होता है। कुछ लोगों में आइसोनियाजिड जल्दी मेटाबोलाइज होता है और इन लोगों को कहते हैं फास्ट एसिटाइलेटर्स, जिनमें आइसोनियाजिड की हाफ लाइफ 1 आवर की होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों में आइसोनियाजिड धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है और इन लोगों को कहते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स और इनमें आइसोनियाजिड की हाफ लाइफ होती है 3 आवर्स। आइसोनियाजिड का रीनल यानी कि किडनीज से यूरिन में एक्सक्रीशन होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्रग इंटरैक्शंस। आइसोनियाजिड एंजाइम इनहिबिटर है। आइसोनियाजिड साइटोक्रोम P 2C19 और साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। ना इन एंजाइम्स के इनहिबिट होने की वजह से कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जैसे कि फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपाइन, डाइज़ीपाम, वारफेरिन एक्सेट्रा। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ आइसोनियाजिड। नाउ आइसोनियाजिड का सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी कि पेरिफेरल नर्व्स में सूजन आना। इसकी वजह से बॉडी का कोई हिस्सा सुन पड़ सकता है, यानी कि वहां पर नंबनेस आ सकती है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ आइसोनियाजिड के साथ पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन सी देने से इसकी न्यूरोटॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इसलिए आइसोनियाजिड के साथ हमेशा विटामिन B6 का सप्लीमेंट दिया जाता है। देन आइसोनियाजिड का दूसरा मेन एडवर्स है हेपेटाइटिस। जैसा कि हम देख चुके हैं रिफैम्पिसिन के साथ भी हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा अदर साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि लिथार्जी, रैशेस, फीवर, एक्नी एंड अर्थाल्जिया। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ आइसोनियाजिड। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड का केमिकल स्ट्रक्चर आइसोनियाजिड से मिलता है। रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड के कंपैरिजन में पायराजिनामाइड वीकली ट्यूबरकुलोसाइडल है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये बैक्टीरियाज को मार देती है। नाउ आइसोनियाजिड की तरह पायराजिनामाइड भी एक प्रोड्रग है। पायराजिनामाइड माइकोबैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचती है और वहां पर माइकोबैक्टीरियल पायराजिन अमाइडेज एंजाइम पायराजिनामाइड को एक एक्टिव मेटाबोलाइट पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। पायराजिनोइक एसिड फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए जरूरी है।
तो इस तरह पायराजिनामाइड माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती है, सेल वॉल को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल को बनने नहीं देती। नाउ पायराजिनोइक एसिड माइकोबैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और उसके ट्रांसपोर्ट फंक्शन को भी नुकसान पहुंचाती है। नाउ पायराजिनामाइड एक्ट्स ओनली ऑन इंट्रासेलुलर ट्यूबरकल बैसिलाई। अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स ऑफ पायराजिनामाइड। इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड ओरली, widely distributed in the tissues and fluids including cerebrospinal fluid, and therefore it is highly useful in meningeal tuberculosis. लिवर में इसका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है। पैराजिनामाइड की हाफ लाइफ है 6 to 10 आवर्स और इसका एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन में होता है। Then adverse effects of pyrazinamide. Now isoniazid और rifampicin की तरह pyrazinamide भी हेपेटोटॉक्सिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है हाइपरयूरेसीमिया। यूरिक एसिड के लेवल्स ब्लड में इंक्रीज होते हैं और जिसकी वजह से गाउट हो सकता है। अदर साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, अर्थाल्जिया यानी कि जॉइंट्स में पेन होना, फ्लशिंग, रैशेस, फीवर, लॉस ऑफ डायबिटीज कंट्रोल। नाउ सेफ्टी ऑफ पायराजिनामाइड इज अनसर्टेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आइसोनियाजिड की तरह ही पायराजिनामाइड भी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकता है और इसके मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपरयूरेसीमिया। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग है, जबकि बाकी सभी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग्स हैं। नाउ आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और पायराजिनामाइड, इन तीन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से बनती है ट्रिपल ड्रग रेजिमेन, जिसको ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ना इस ट्रिपल ड्रग रेजिमेन में इथैम्ब्यूटॉल को ऐड किया जाता है। इथैम्ब्यूटॉल को ऐड किया जाता है क्योंकि इथैम्ब्यूटॉल माइकोबैक्टीरिया में ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देती। So the primary and the main function of ethambutol is to prevent development of resistance in bacteria against these drugs. अब पढ़ते हैं इथैम्ब्यूटॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ना अगर ट्यूबरकल बैसिलाई की का जो स्ट्रक्चर है उसको हम रिकॉल करें तो वहां पर जो माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक लेयर होती है अराबिनोगैलेक्टान की। तो इथैम्ब्यूटॉल अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करता है। ना इस एंजाइम के इनहिबिट होने की वजह से अराबिनोगैलेक्टान लेयर का सिंथेसिस नहीं हो पाता और क्योंकि अराबिनोगैलेक्टान सिंथेसाइज नहीं होती तो इसी वजह से उसके ऊपर माइकोलिक एसिड भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता और उसकी वजह से पूरी की पूरी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है, सेल्स ग्रो नहीं कर पाते और इथैम्ब्यूटॉल ट्यूबरकुलोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा लाइक आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल आल्सो एक्ट्स intracellularly as well as extracellularly. अब पढ़ते हैं एथैम्ब्यूटॉल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स। अबाउट 3/4 ऑफ ओरल डोज इज absorbed. It's widely distributed in the body tissues but incompletely penetrates the meninges. Less than half of ethambutol is metabolized. एथैम्ब्यूटॉल का एक्सक्रीशन यूरिन में होता है और इसकी हाफ लाइफ लगभग 4 आवर्स है। अब पढ़ते हैं एथैम्ब्यूटॉल के एडवर्स इफेक्ट्स। मेन एडवर्स इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि आई की ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन आना। ना ऑप्टिक न्यूराइटिस की टॉक्सिसिटी कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इथैम्ब्यूटॉल की क्या डोज ली गई है और वो डोज कितने समय तक ली गई है।
ना ऑप्टिक न्यूराइटिस कैन कॉज लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी, यानी कि विजन की शार्पनेस में कमी आ सकती है। देन इट कैन कॉज कलर विजन, फील्ड इफेक्ट्स। जैसे ही पेशेंट को महसूस हो कि विजन में कुछ कमी आ रही है, तुरंत ही एथम्ब्यूटोल का जो यूज है वो बंद कर देना चाहिए। देन बच्चों में एथम्ब्यूटोल का यूज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि विजन में अगर कोई भी कमी आती है तो बच्चे जल्दी से ना तो उसको महसूस कर पाते हैं और ना ही वो उसे बता पाते हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात है कि इफ द ड्रग इज स्टॉप्ड इन टाइम, विजुअल टॉक्सिसिटी इज लार्जली रिवर्सिबल। इसके अलावा पैराजीनामाइड की तरह इथम्ब्यूटोल से भी हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। Then other symptoms are rashes, fever, rarely peripheral neuritis. तो isoniazid, rifampicin और parazinamide और ethambutol, ये 4 मेन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स हैं जो कि टीबी की ट्रीटमेंट में आमतौर पर मेनली यूज करी जाती हैं। Now our last first line anti-tubercular drug is streptomycin. Now streptomycin tuberculocidal है। streptomycin isoniazid और rifampicin से कम इफेक्टिव है and streptomycin acts only on extracellular bacilli. स्ट्रेप्टोमाइसिन को इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब समझते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ना स्ट्रेप्टोमाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकता है। तो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये है बैक्टीरियल राइबोसोम जिसके 2 सब यूनिट्स हैं, 30S सब यूनिट एंड 50S सब यूनिट, एंड ये है मैसेंजर आरएनए। नाउ प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए मैसेंजर आरएनए 30S राइबोसोमल सब यूनिट से अटैच होता है। ना राइबोसोम की पी साइट पर एक ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है जिससे अटैच्ड होती है पेप्टाइड चेन। ये पेप्टाइड चेन धीरे धीरे इलोंगेट होती है और फाइनली एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ना मैसेंजर आरएनए पर जो कोडोन्स होते हैं उसके हिसाब से एक नया अमीनो एसिड ए साइट पर आता है। ना ये नया अमीनो एसिड बाद में इस पेप्टाइड चेन से जुड़ जाता है और पेप्टाइड चेन धीरे धीरे इलोंगेट होती रहती है। नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड्स टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट। इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद क्या करता है, इट कॉजेस मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए कोडोन। ना कोडोन गलत पढ़ने की वजह से गलत अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन से अटैच होता है और गलत और फिर नॉन फंक्शनल बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करता है। नाउ स्ट्रेप्टोमाइसिन के मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हैं ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि कान की टॉक्सिसिटी, देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनीज की टॉक्सिसिटी। ना इन एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो यूज़ है वो 2 मंथ से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रेप्टोमाइसिन को एज अ सप्लीमेंटल फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ किया जाता है। इसको मेन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह नहीं यूज़ किया जाता है, इसको एज अ सप्लीमेंट फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको ऐड करो, अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी टीबीज़। अब फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की कंप्लीट फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद अब समझते हैं कि एक्टिव और लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ना एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है वो सिम्टोमेटिक होता है। यहाँ पर पेशेंट सिम्टम्स दिखाता है और ये कम्युनिकेबल भी होता है, दैट मीन्स इट इज़ ट्रांसमिटेबल, यानी कि ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिट भी होता है। ना एक्टिव टीबी में वो सभी न्यू केसेस आते हैं जहाँ पर स्पूटम यानी कि बलगम का स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव हो, या फिर पेशेंट को सीवियर पल्मोनरी टीबी हो, या फिर पेशेंट को सीवियर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो। ना एक्टिव टीबी की ट्रीटमेंट 2 फेजेस में होती है।
इनिशियल इंटेंसिव फेज, जिसमें 4 ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं, नेमली रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड एंड इथैम्ब्यूटॉल। और इसके साथ जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन B6 का सप्लीमेंट दिया जाता है, जिससे कि आइसोनियाजिड की न्यूरोटॉक्सिसिटी ना हो। और इस इनिशियल ट्रीटमेंट को 2 मंथ्स के लिए दिया जाता है। इस इनिशियल ट्रीटमेंट से टीबी के बैक्टीरिया जल्दी से मरने लगते हैं और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी आना, भूख ना लगना, इन सब में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इस इनिशियल इंटेंसिव फेज के बाद दूसरा फेज आता है कंटिन्यूएशन फेज, जिसमें कि 2 ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड, और साथ में हम देंगे विटामिन B6 का सप्लीमेंट। और ये दोनों ड्रग्स अगले 4 महीने के लिए दी जाती हैं। और इस ट्रीटमेंट से जो बचे हुए बैक्टीरियाज हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और जो टीबी की बीमारी है वो जड़ से ठीक हो जाती है। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में टीबी का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता। लेटेंट मतलब बैक्टीरिया जो है वो डॉर्मेंट हो गया है। इस दौरान पेशेंट में टीबी का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता और ना ही टीबी जो है वो कम्युनिकेबल रहता है, यानी कि वो दूसरों में नहीं फैलता। पर लाइफ टाइम में अगर कभी भी इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो तो ये लेटेंट टीबी दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का जो इलाज है वो करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेटेंट टीबी की ट्रीटमेंट एक ड्रग से होती है। जो ड्रग इसमें दी जाती है वो है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड अलॉन्ग विद विटामिन B6 इसको 6 to 9 मंथ्स के लिए दिया जाता है। इसकी जगह रिफैम्पिसिन भी दे सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये ड्रग्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स से कम इफेक्टिव होती हैं और इनकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होती है। ये इन ड्रग्स को एज अ रिजर्व ड्रग यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसके अलावा वो सभी केसेस जहाँ पे कि जो पेशेंट है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पाता, या फिर वो पेशेंट्स जिसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, वहाँ पर भी सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का यूज़ होता है। ना यहाँ पर पहली ड्रग है हमारी एथियोनामाइड। ना एथियोनामाइड इंटरफियर्स विद द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। नाउ एथियोनामाइड को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नाउ एथियोनामाइड शोज वेरी पुअर टॉलरेबिलिटी। नाउ पेशेंट जो है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस ड्रग की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत कम है। नाउ एडवर्स इफ़ेक्ट्स लाइक एनोरेक्सिया, नाजिया, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, मेटालिक टेस्ट, इसके अलावा एक सैन पेन, पेरिफेरल न्यूराइटिस, बिहेवियर में भी चेंज आ सकते हैं, और इसके अलावा इम्पोर्टेंस भी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं और ग्वाइटर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी जो टॉलरेबिलिटी है वो बहुत ही पुअर है। देन दूसरी ड्रग है साइक्लोसिरीन। साइक्लोसिरीन ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग है, और अगर हम रिकॉल करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो सेल वॉल थी उसमें एक लेयर थी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। नाउ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को बनाने के लिए 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। नाउ ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है वो बहुत मजबूत बनती है। नाउ साइक्लोसिरीन इनहिबिट्स क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल। अब क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट होने की वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो उसकी मजबूती कम हो जाती है, वो टूट जाती है, वो वीक हो जाती है, और इसीलिए साइक्लोसिरीन प्रोड्यूसेस ट्यूबरकुलोस्टैटिक इफेक्ट। नाउ साइक्लोसिरीन को मल्टी ड्रग
रेजिस्टेंट टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नाउ साइक्लोसेरिन के मेन एडवर्स इफ़ेक्ट्स न्यूरोलॉजिकल हैं, जैसे कि न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक स्लीपीनेस, हेडेक, ट्रेमर, स्लरिंग ऑफ स्पीच। इसके अलावा सीजर्स भी हो सकते हैं। तो यह है फार्माकोलॉजी ऑफ साइक्लोसेरिन। नाउ नेक्स्ट हमारी सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है पैराअमीनो सैलिसिलिक एसिड, इन शॉर्ट पास। नाउ पास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करते हैं। फोलिक एसिड से वो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स बनाते हैं जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नाउ पास इनहिबिट्स एंजाइम फोलेट सिंथेस इन बैक्टीरियाज। ना फोलेट सिंथेस के इनहिबिशन से फोलिक एसिड नहीं बन पाता और बैक्टीरियाज डीएनए सिंथेसाइज नहीं कर पाते। पास इज अ ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग। अब देखते हैं पास की और क्या विशेषता है। नाउ माइकोबैक्टीरिया में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अगेंस्ट पास रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देता। सो पास प्राइमरीली डिलेज development of resistance in bacteria against the anti-tubercular drugs. Now, पास के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए पेशेंट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पुअर है। Now, adverse effects are frequent anorexia, then nausea and epigastric pain. इसके अलावा rashes, fever, malaise, goiter, हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है, देन लिवर डिसफंक्शन, और रेयरली इट कैन कॉज ब्लड डिस्क्रेशियस, यानी कि इट कैन प्रोड्यूस डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आते हैं ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ट्यूबरकुलाई बैसिलाई के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फ्लोरोक्विनोलॉन है। नाउ फ्लोरोक्विनोलॉन्स इनहिबिट एंजाइम डीएनए गायरेज एंड एंजाइम टोपोआइसोमरेज 4 इन द बैक्टीरिया, और इसकी वजह से, इन एंजाइम्स के इनहिबिशन की वजह से बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं हो पाते। Now, fluoroquinolones are also used in the treatment of multi-drug resistant TB. Now, fluoroquinolones are well tolerated by the patients and therefore they can be used as an alternative to first-line anti-tubercular drugs. Now, adverse effects fluoroquinolones के हैं gastrointestinal adverse effects like nausea, vomiting, anorexia. Then CNS adverse effects like dizziness, headache, restlessness, anxiety, insomnia. Rarely it can cause tumors and seizures. इसके अलावा रैशेस हो सकते हैं, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, इसलिए फ्लोरोक्विनोलॉन्स लेने के बाद सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. Then it can also cause tendon rupture. So this is about the anti-tubercular drugs, a complete comprehensive overview. Now please note, ये जो information इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ academic informative purpose के लिए है. टीबी की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.